सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट पे खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। आज नए माली साल का बजट पेश कर दिया गया है जिसका कुल हजम तकरीबन 17,500 अरब है। सबसे पहले हम अगर रिलीफ की बात कर लें क्विकली तो हुकूमत की तरफ से बिल आखिर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तनख्वाहदार जो तबका है उनकी कुछ सुनवाई हुई है और सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। बजट में ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी तनख्वाहों में 10% इजाफा मिला है और जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में भी इजाफा 7% इजाफा अनाउंस किया गया है। इसके साथ साथ अब अगर हम मरहलावार बात कर लें मुख्तलिफ शोबों की तो इसमें रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से भी नुमायाँ ऐलानात रहे हैं। रियल एस्टेट के हवाले से अगर हम बात करें तो आज के बजट में उनके लिए बड़ा रिलीफ अनाउंस किया गया है जिसमें जायदाद की ख़रीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% कर दी गई है। 3.5% वाले जो टैक्स है उसको कम करके 2%, जबकि 3% वाले उस टैक्सेस को 1.5% कर दिया गया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में जायदाद की ख़रीदारी जो है उसके ऊपर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई है। इनको अहम कहा जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। इसके साथ साथ एनर्जी रिफॉर्म्स का भी हम जिक्र करते हैं। वज़ीर ख़जाना की तरफ से बताया गया कि सनती शोबे के लिए बिजली की कीमत में 31% से ज़ायद कमी की गई है, जबकि 1,80,00,000 मुस्तहिक और प्रोटेक्टेड जो सारिफीन होते हैं उनके लिए बिजली की कीमत में 50% से भी ज़ायद कमी की गई है। कारोबारी अफराद और तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिटर्न फाइल करने के जो अमल है ये एक और डिबेट थी पाकिस्तान में। उस अमल को आसान बनाने के लिए भी 1 जुलाई से 800 कॉलम्स का जो रिटर्न पेपर फॉर्म होता था उसको अब सादा फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा जिसमें सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात दरकार होंगी। ये इकदाम हैं। अब हुकूमत आमदन और अखराजात की जो बात है हुकूमती उसकी अगर हम बात करें तो इस बजट में अखराजात का तखमीना तकरीबन 16,000 अरब, जबकि हुकूमत की जो खालिस आमदनी है उसका तखमीना तकरीबन 11,000 अरब रुपए है। टैक्स वसूली का हदफ इस बार 14,000 अरब रुपए रखा गया है, मगर अब सवाल ये है कि यह हदफ हासिल करना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ और भी बहुत से सवालात जो इकोनॉमिक सर्वे उस हवाले से उठाए गए थे उसका भी हम तस्करा करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए बिलाल अज़हर कियानी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपका बड़ा मसरूफ़ दिन है, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले जो सैलरी क्लास है, एक चीज़ प्रेजेंट हमेशा बजट के अंदर कोई एक चीज़ होती है जो हाईलाइट बनी हुई होती है। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तबका तनख्वाहदार तबका है। उसके लिए आप लोगों ने स्लैब वाइज जो रिलीफ दिया है उसको अगर आप हमारे लिए एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही अभी एक तंजिया रद्द-ए-अमल तो आ चुका है। KP हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं मुज़म्मिल असलम साहब, उन्होंने कहा है कि ये एक मजाक है तनख्वाहदार तबके के साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। और देखिए एक वेरी क्विकली मैं एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में जो मौजूदा साल ख़त्म होने जा रहा है इसमें जो हमारी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का सफ़र है वो सबकी तवक्कुआत से बेहतर रहा है और इसमें बैनुल-अक़वामी इदारे भी शामिल हैं, IMF है, फिच है, रेटिंग मूडीज़ है। इस साल में महंगाई में भी आपने देखा कम तरीन सतह तक हम लेकर आए, रिकॉर्ड कमी हुई। इसी साल में बिजली के नरखों में भी कमी हुई, आपने ख़ुद 50% का भी जिक्र किया जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तकरीर में कहा प्रोटेक्टेड सारिफीन तक। इसी साल के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो 1 करोड़ मुफ्त ख़ानदान हैं उनको डायरेक्टली 460 अरब रुपये से बढ़ा के 592 अरब रुपये दिए गए। ये मौजूदा साल की मैं बात करूँ और अगले साल के अंदर भी, और हमने चादर देख कर पाँव फैलाते हुए इसी साल में ये सब कुछ रिलीफ भी दिया, मगर साथ ही साथ करंट अकाउंट सरप्लस भी किया, ज़रिए मुबादला के ज़खायर भी बढ़ाए, अखराजात पर भी काबू किया और हमने अहदाफ अपने पूरे किए। लेकिन एक तनख्वाहदार एक शख्स को सामने रखते हुए, एक सैलरी क्लास का से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, उसको कितना रिलीफ मिलेगा? जी मैं बताता हूँ जी। देखिए, और सबसे पहले मैं एक बात और ज़रूर करना चाहूँगा इस साल के बजट के बारे में। पिछले साल जब हमने बजट पेश किया था तो लोग कहते थे ये अनरियलिस्टिक बजट है, मिनी बजट आएगा इस साल में। कोई मिनी बजट नहीं आएगा, लेकिन वो अहदाफ भी तो हासिल नहीं, अहदाफ हमने हासिल किए, बिल्कुल प्राइमरी बैलेंस के अहदाफ हासिल किए। हम आगे जाके बात करेंगे, उसके ऊपर बहुत बहस हुई आज इकोनॉमिस्ट। देखिए उसका सबसे बड़ा सबूत ये है, उसका सबसे बड़ा सबूत तो देखिए अफसर साहिबा IMF के खुद मंजूर करना, चूँकि IMF के साथ आपने टारगेट्स एग्री किए थे और भारत की जब जारियत उरूज पर थी
हमले हो रहे थे, उस टाइम पे IMF की बोर्ड मीटिंग में भी अप्रूव हुआ भारत की कोशिशों के बावजूद। ये सबसे बड़ा स्टैंप है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, जो हमने अहदाफ एग्री किए थे वो हमने पूरे क्लास के लिए आज क्या बहुत बड़ी खबर है जो वो हैरान होकर कहें कि बहुत बड़ा इक़दाम। जी देखिए, सैलरी क्लास को सबसे पहले तो जी हर सैलरी क्लास में चाहे आपकी तनख्वाह माहाना 50,000 है, लाख रुपए, 1.5 है, 2 है, 4 है, 5 है, जो भी आपकी तनख्वाह है, आपकी टैक्स में कमी आई है। और आपने ऑलरेडी जिक्र किया कि एक तो 0 से 6 लाख रुपए सालाना कमाने वाले, उनके ऊपर पहले ही टैक्स नहीं था, मगर जो 12 लाख से 22 लाख कमाते हैं उनकी उस इनकम की, या 6 से 12 लाख माजरत जो कमाते हैं उनके ऊपर पहले टैक्स 5% था, अब वो 2.5% कर दिया गया। इसी तरह जो सालाना 12 लाख से 22 लाख कमाते हैं, पहले उन पर टैक्स 15% था, वो 11% कर दिया गया। जो 22 लाख से 32 लाख कमाते हैं सालाना, उनके ऊपर पहले टैक्स 30% था, 23% कर दिया गया। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, जब हम बात करते हैं कि 22 लाख से 32 लाख वाले का टैक्स 30% से 23% कम हुआ है, तो जो पिछले स्लैब्स मैंने बताए हैं उसमें भी उनको जो कमी है वो सब भी मिलेगी, और इस पर्टिकुलर ब्रैकेट पे इनकम के ये भी मिलेगी। तो इसलिए जी देखिए, इन सारे बजट के अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए भी हमने इधर भी रिलीफ फराम किया। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि IMF के सामने आपने ये तनख्वाहदार तबके के हवाले से कितनी रिलीफ आप देना चाह रहे हैं? ये क्या अग्री हुआ उनके साथ? जी देखिए, हर चीज़ यकीनन हमने IMF के साथ सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जी, और हम हर चीज़ पे नेगोशिएट भी करते हैं जी। और चूँकि IMF प्रोग्राम में है तो ये होना होता है, मगर हमने इसके अंदर रहते हुए भी जी ये भी रिलीफ एग्री किया। आपने देखा जो हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के 10% तनख्वाह में इजाफ़ा किया है, 7% पेंशनर्स की पेंशन में इजाफ़ा किया है, और इसके अलावा जो हमारी अफवाज हैं, जवान हैं, उनके लिए भी JCOs हों, आपके जवान हैं उनके लिए अलाउंसेस बियॉन्ड दिस भी किए। और इसके साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो मैंने पहले ही हम 592 अरब रुपए तक बढ़ा चुके थे, उसका बजट 719 अरब रुपए कर दिया, जिससे अगेन 1 करोड़ सबसे मुस्तहिक खानदानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। ये भी तो IMF की एक बड़ी कंडीशंस में शामिल था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को इसमें रिलीफ देना। जो सबसे वल्नरेबल जो हमारा तबकात हैं वो बेनज़ीर के इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ है। पेंशन के हवाले से जो आप बात करें, ये भी एक स्कीम है जो आप लॉन्ग टर्म स्कीम मुतारिफ कराना चाह रहे हैं। रिटायरमेंट, एक दो चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी अगर आप हमें एक्सप्लेन कर सकें, जिसमें था कि रिटायरमेंट के बाद दोबारा अगर कोई शख्स नौकरी करता है तो फिर वो एक पेंशन का फिर वो मुस्तहिक नहीं होगा। अब ये प्राइवेट जॉब करने के हवाले से भी है, ये सरकार में दोबारा मुलाजमत एक शख्स करता है तो उसको या तनख्वाह ले सकता है या पेंशन ले सकता है। जी देखिए, मेरे ख्याल से जी ये सरकार की हद तक है कि अगर सो दैट यू डोंट डबल डिप इनटू द नेशनल एक्सचेकर। द आइडिया इज कि अगर आप सरकार में नौकरी करके रिटायर हो गए और आप पेंशन ले रहे हैं और आप रिटायरमेंट के बाद फिर सरकार में नौकरी लेते हैं, तो फिर आपको सरकार से तनख्वाह और पेंशन दोनों एक वक्त में ना मिले। पेंशन आपकी सस्पेंड हो जाती है जब तक आप सरकार से तनख्वाह ले रहे होते हैं। जब भी आपने वो सरकारी नौकरी, सरकार की जो भी जॉब आपने ली है टेम्प्रेरी, जब भी आप वो छोड़ेंगे तो फिर से आपकी पेंशन रिज्यूम हो जाएगी, ताकि आपको दोनों चीज़ें ना मिलें, जो कि मेरे ख्याल से एक फेयर चीज़ है। देखिए, दूसरी बात ये अफसर साहिबा, मैं ज़रा ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस साल में हमने जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और ख़ास तौर पे जो हमारे वो शहरी हैं जो या 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं या 2000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट ख़रीदना चाहते हैं, वो अगर कोई कर्जा लेते हैं, मॉर्गेज लेते हैं, तो उस पर भी टैक्स क्रेडिट इस साल के बजट में दिया गया, ताकि उनके लिए सहूलत हो। हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, नॉट स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, मगर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और हमारे शहरी जो 10 मरले के घर या 2000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए आसानी हो। और इसमें साथ ही साथ अफसर साहिबा एक और जो मेजर चीज़ इस साल हम करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इंशाल्लाह हम उम्मीद करें इस साल 4.2% GDP ग्रोथ होगी, मगर इस दफ़ा हम चाहते हैं कि जब मईशत में ग्रोथ वापस आए तो कंजम्पशन लेड ना हो, एक्सपोर्ट लेड हो, क्योंकि यही मैं एक्सपोर्ट्स की तरफ आती हूँ। अब आप GDP का बार बार हवाला देते हैं, इसी के ऊपर आज दिन से मैं सुन रही हूँ इकोनॉमिस्ट डिबेट कर रहे हैं। एक तो ये कि जो नंबर्स आपने दिए, इंटरनेशनल मीडिया भी, BBC का मैं हवाला देना चाहूँगी, जिन्होंने इस पे इकोनॉमिस्ट को कोट करते हुए जादुई नंबर्स करार दिया जो हुकूमत की तरफ से दिए गए। वही अगेन कि चौथी सेमाई के अंदर आपके किस तरह मैजिकली इतने ज़्यादा नंबर्स आगे चले गए, क्यों? और फिर लेकिन दूसरा सवाल ये है कि उसके बावजूद आप अपना GDP का टारगेट तो अचीव नहीं कर सके। अफसर साहिबा देखिए, दोनों चीज़ों पर जवाब दीजिएगा कि जो नंबर्स के हवाले से एतराज़ उठाया जा रहा है, इसमें मैं कोट करना चाहूँगी, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक TV शो में ये बात कही है। उन्होंने कहा ये पहली बार हम देख रहे हैं कि सरकारी सतह के ऊपर जो नंबर दिए जाएँ उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा रहा। देखिए एक ये जब भी साल के एंड पे GDP की ग्रोथ के फिगर्स दिए जाते हैं तो ये अगेन एस्टिमेट होता है, क्योंकि आखिरी क्वार्टर अभी तक नहीं हुआ था कंक्लूड, और फिर वो रिवाइज भी हो जाते हैं बाद में एस्टिमेट। तो देखिए हम वी आर कॉन्फिडेंट, हुकूमत ने नेशनल इकनॉमिक काउंसिल PBS के डेटा की बुनियाद के ऊपर ये करता है, और ये इंशाल्लाह आगे अगर एक्चुअल फिगर्स बाद में रिवाइज होंगे तो वो पता चल जाएगा। मगर मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि इस साल, पहले साल वैसे भी, इस साल हुकूमत के हमारा बुनियादी हदफ ये था
कि हम लोग मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएँ, मईशत की सिमत ठीक करें, उसमें चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स थे, चाहे वो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स थे, चाहे वो चादर देकर पाँव फैलाते हुए रिलीफ देते हुए साथ ही साथ अपने अखराजात कम करना था, अपने डेफिसिट्स को कंट्रोल करना था, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाना था, वो हमारा हदफ था। लेकिन अब ये सवाल आपको, जब भी आप ये बात करेंगे तो होगा कि सरकारी अखराजात, स्पीकर साहब की तनख्वाह में, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में जो इजाफे हैं वो तो सिंबॉलिकली भी बड़ी अहमियत रखते थे। नहीं देखिए अफसर साहिबा, आज हुकूमती अखराजात कहाँ पे कम? नहीं देखिए, हुकूमती अखराजात बिल्कुल काबू में है जी। देखिए हमारे जो महंगाई की शरह जब हमने 12% के बजाय 5% इस साल अचीव की, 12% का एस्टिमेट था, हमने 5% इस साल महंगाई को काबू करके रखा, बिजली के नर्ख भी कम किए। जब हमने ये किया तो उसके नतीजे में तकरीबन 900 अरब की हमने सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस में कमी देखी। सब्सिडीज़ हमने जो बजट की थी उसमें हमने कमी की। हुकूमती अखराजात हमने राइट साइजिंग करके कम किए। तो देखिए ये हम आगे भी ये अमल जारी रखेंगे, और जो आप बात कर रही थी हमने यही अमल किए तो हमने वो अहदाफ हासिल किए। लेकिन अब जो दूसरी तरफ जो अब आपके अहदाफ की एक तफसील है जो हुकूमत की तरफ से पेश की गई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हर तरफ गर्दिश कर रही है, उनकी तरफ से गुर्बत की शरह में बताया गया 44.7% इजाफा हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ये पुराने नंबर्स भी हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने कहा हो। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज रान साहब की स्टोरी में कहा गया, लेकिन इन चीज़ों को फिर कंटेस्ट नहीं किया जाता हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। ये तो बड़ी सादी सी बात है जी। वर्ल्ड बैंक ने एक्चुअली अपना मयार बदला है, तो उसमें उन्होंने पॉवर्टी की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने इसके कट ऑफ जो रेट रखा हुआ था फॉर डेली इनकम, जब वो बढ़ाया तो उसकी वजह से नंबर में जंप आया। तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, जो वो जंप मयार की वजह से, और वो सिर्फ पाकिस्तान पर लागू नहीं हो रही, अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने अपनी कैलकुलेशन की। उस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कल भी इकोनॉमिक सर्वे में बात की कि हम वर्ल्ड बैंक के साथ बैठेंगे, इनकी ये नई मेथोडोलॉजी इनके साथ समझेंगे। मगर देखिए बुनियादी बात तो ये है कि वर्ल्ड बैंक की जो भी मेथोडोलॉजी हो, हम बतौर रियासत और हुकूमत खुद जानते हैं और समझते हैं और चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी को जो रिलीफ या मदद फराहम कर सकते हैं, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सबसे मुस्तहिक ख़ानदानों को कैश ट्रांसफ़र हो, या आपके तनख्वाहदार तबके की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाना हो तनख्वाहों की सूरत में, या अदरवाइज़ अगर कोई एंटरप्रेन्योर या अपना कोई छोटा कारोबार करता है, तो ये तो हमारा वैसे भी हदफ है जी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वज़ारतें ख़त्म करने की बात हुई थी, इस पर आप हमें बताइए कि हुकूमती अखराजात किस तरह आप कम करेंगे? जी देखिए, हमने ऑलरेडी आज इसका जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर ने किया भी जी। राइट साइजिंग के अंदर हमने 10 वजारतों और उनके मातहत महकमों की ऑलरेडी कैबिनेट ने रिडक्शन अप्रूव की है, जिसमें काफ़ी डजन्स ऑफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो रिड्यूस किए गए हैं, और ये आगे अखराजात में भी नज़र आ रहा है। खाली असामियाँ जो कि आइंदा फिर भरी जाती हैं, 50,000 के करीब वेकेंट पोस्ट ऑलरेडी एबॉलिश कर दी गई हैं, और आगे आहिस्ता आहिस्ता जो आउटसोर्सिंग का अमल है कि जो नॉन कोर काम है। लेकिन ये अनाउंसमेंट्स पहले भी हो चुकी हैं। बिलावल साहब का तो ये इलेक्शन में 50,000 वेकेंट पोस्ट एबॉलिश या डिक्लेयर डाइंग हो चुकी है। ये मैं आपको अमली तौर पर बता रहा हूँ। निचकारी के हवाले से उन्होंने कहा 50% काम हो चुका है। निचकारी पे एक तो PIA इटसेल्फ की निचकारी का अमल काफ़ी एडवांस स्टेज पे, और इंशाल्लाह हम अगले चंद माह के अंदर उसकी कंप्लीशन एक्सपेक्ट करें। इसी तरह पावर सेक्टर की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ISCO, फेस्को और गुजरावाला, फैसलाबाद और इस्लामाबाद, गालिबन जी, इन तीनों की प्राइवेटाइजेशन अगेन उसकी प्रोसेस 50% कंप्लीट होगी है, और बकिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की भी होगी। पावर सेक्टर, ये वैसे उन्होंने पावर सेक्टर के हवाले से बात की थी निचकारी की कि उसका काम आगे बढ़ चुका है, या ये वो PIA सबसे एडवांस्ड है जी। उसके बाद PIA इटसेल्फ जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसकी काफ़ी एडवांस स्टेज पर है, और उसके अलावा 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अभी 50% काम हो गया, और बकिया भी पाइपलाइन में है। और इसके अलावा पावर सेक्टर में हमने अपने बोर्ड्स को प्रोफेशनलाइज भी किया, जिसके नतीजे में तकरीबन 190 अरब रुपए की लॉसेज में कमी आई है। तो ये एफिशिएंसीज शॉर्ट टर्म में भी हम टारगेट कर रहे हैं, और साथ साथ प्राइवेटाइजेशन से इनकम। अब आप एक और चीज़ अगर हमें बता सकें, ये ई-कॉमर्स के ऊपर टैक्सेशन करना है, इसके ऊपर इंटरनेशनल ये जो हमें बताया जा रहा है प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर कुछ खबरें तो रिपोर्ट हुई थी, लेकिन कोई डिबेट TV के ऊपर भी नहीं हुई, हुकूमत की तरफ से भी नहीं जनरेट की गई कि कानून लेकर आ रहे हैं डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स एक्ट 2025, जिसके तहत ये टैक्स किया जाएगा फॉरेन वेंडर्स को, जैसे अमेजॉन, फेसबुक, गूगल। सो इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी जो ऑपरेट करते हैं लोकल वेंडर्स, उनको भी टैक्स किया जाएगा, और ये टैक्स वसूली कंपनीज की जिम्मेदारी होगी। सो ये तो डिस्करेज नहीं करेगा ऑनलाइन? नहीं साहब, इधर कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी टैक्स इन पे लग रहा है। हो ये रहा है कि आपके जो मौजूदा एग्जिस्टिंग रिटेलर्स हैं, अगर आप जाती हैं यहाँ से कोई सौदा सल्फ खरीदती हैं, या आप कोई भी कपड़े खरीदती हैं जाके बाज़ार से, या कोई भी अप्लायंसेस खरीदती हैं, तो दुकानदार GST जनरल सेल्स टैक्स अदा कर रहा था। मगर ये जो ई-कॉमर्स के रिटेलर्स हैं ये नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह से हमारे ट्रेडिशनल रिटेलर्स जो हैं वो डिसएडवांटेज पे थे।
इससे सिर्फ एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है ताकि जिस तरह कोई और कारोबार जो सेल्स करता है, ई कॉमर्स के कारोबार भी उसी जनरल से GST या सेल्स टैक्स की रेजीम में हो। इसमें कोई उनके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा। लोकल वेंडर्स में बड़ी कंपनीज भी होते हैं, छोटे लेवल के ऊपर भी लोग बिजनेसेस कर रहे होते हैं, तो वो सब क्या इसके जी देखिए, ये तो अगेन ये तो कोई फिजिकल रिटेलर भी हो, तो छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, जनरल सेल्स टैक्स तो सब ने अदा करना होता है, तो वो उसी के अंदर, ताकि टू इंश्योर कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड। अब आखिर में बिलाल साहब, वेरी क्विकली आप अगर हमें बता दें कि अब जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए क्या सख्ती होगी कि जो आपने ताजिर दोस्त स्कीम भी पहले मुतारिफ कराई, फिर भी बहुत से ताजरों को आप टैक्स नेट के अंदर नहीं लेके आ सके, क्या ऐसी अब चीज़ें होंगी मुख्तलिफ के लोग जो है वो टैक्स? जी देखिए, सबसे पहले जी इस साल पहली दफ़ा IMF ने किसी भी प्रोग्राम के अंदर, मेरी अंडरस्टैंडिंग है जी कि हमें तकरीबन 400 अरब रुपए के करीब उन्होंने अलाउ किया है इन्फोर्समेंट की मद में, वो माने कि हम टैक्स में इजाफा कर सकेंगे अगले आने वाले साल के लिए। और वो किस बुनियाद पे किया? क्योंकि इस साल हमने उनको अमली तौर पे 600 से 700 अरब रुपए की इन्फोर्समेंट की बुनियाद पे टैक्स वसूली करके दिखाई, जो कि टैक्स नेट वाइडन करके ही हुई। रिटेलर्स पे स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनसे कलेक्शन दुगनी की गई। क्या ये काफ़ी है? हरगिज़ नहीं, मगर वी हैव अचीव्ड दैट प्रोग्रेस और आगे देयर इज़ मच मोर टू अचीव, बट वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट। तो देखिए, यकीनन हर शोबे को अपना एक फेयर शेयर अदा करना है, उसके लिए सही डायरेक्शन में हम जा चुके हैं, कुछ प्रोग्रेस हमने अचीव किया और आगे इंशाल्लाह हम करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स में सोलर एनर्जी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूमत ने पहले बात की, फिर बहुत एक मुख्तलिफ रवैये नजर आते रहे हमें सोलर के हवाले से, अब उसको भी डिस्करेज किया गया? नहीं जी, हरगिज़ डिस्करेज करना मकसूद नहीं है जी। देखिए, एक तो सोलर की कीमतें पहले भी बहुत गिरी हैं, सोलर पैनल्स की। इधर सिर्फ अगेन लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए लोकली जो भी असेंबल्ड या प्रोड्यूस सोलर पैनल्स थे उस पर सेल्स टैक्स लग रहा था, मगर इंपोर्टेड पर नहीं था। तो अगेन वो बराबरी बनाने के लिए इंपोर्टेड पे टैक्स लगाया गया है, ताकि जो आपकी लोकल इंडस्ट्री सोलर की वो डिसएडवांटेज नहीं, हाँ जी, लोकल के साथ ताकि बराबरी हो जाए, तो इंपोर्टेड पे टैक्स यहाँ आपने लोकल इंडस्ट्री को थोड़ा सा ताकि जी जो उनको डिसएडवांटेज था वो खत्म किया। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अज़रकियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली बात आपने की है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब वापस आएंगे तो कितने ये जो टैक्सेस हुकूमत लगा रही है ये मुनसिफाना है, इसमें हमारे साथ माहिरीन होंगे, ज़राअत के हवाले से हम बिलखुसूस बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जो टैक्स अहदाफ तय किए गए वो कितने हकीकत पसंदाना है, कितने मुनसिफाना है जो टैक्सेस लगाए गए। इसके अलावा ज़रूरी शोबे के हवाले से काफ़ी दिन से ये बात हो रही थी कि और बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं हमारे किसानों के भी, हुकूमत के बहुत बड़े दावे थे एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से। सो क्या वो एड्रेस हुए हैं आज बजट में? इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, सीनियर माहिर टैक्स अमूर। हमारे साथ महमूद नवाज शाह साहब भी मौजूद हैं, माहिर ज़रूरी अमूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर इकराम साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा पहले तो बात हो रही है सैलरी क्लास के ऊपर को बहुत रिलीफ दिया गया है, हुकूमत ने उसको प्रेजेंट भी ऐसे ही किया गया है। क्या वाकई ही कोई बड़ा रिलीफ दिया गया है या इससे ज़्यादा मार्जिन था हुकूमत के पास? ये तनख्वाहदार तबका है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। पिछले साल इस कदर ज़्यादा टैक्स उन पर लगाया गया कि मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री में आज तक इतना टैक्स तनख्वाहदार तबके पे नहीं लगा था। अब उसमें जैसे ऊँट के मुंह में जीरा होता है, थोड़ी सी तब्दीली करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है। हकीकत तो ये है कि फिस्कल स्पेस इस कदर ज़्यादा अवेलेबल थी, जिसका डिस्कोर्स में बहुत कम जिक्र हुआ कि ये टैक्स एक्सपेंडिचर, जिसे टैक्स एग्जम्पशंस कह सकते हैं आप लोगों के जानने के लिए, वो 3.8 ट्रिलियन से 5.8 ट्रिलियन हो गई। जिन लोगों ने अपनी सैलरीज 250-300% बढ़ाई, अपनी मरात बढ़ाई, उस पर टैक्स भी नहीं देते हैं। गज़ब ये है कि आप और मैं अपनी सैलरी हो या हमारी और कोई इनकम हो उस पर टैक्स दे रहे थे, बहुत हाईएस्ट। ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान स्कैंडिनेविया का मेंबर बन गया है और उसके बदले में हमें मिल क्या रहा था, ना हेल्थ ना एजुकेशन, कुछ भी नहीं। मगर चलिए, हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं जो बुनियादी तौर पर एक्सट्रैक्टिव है, तो इसको बात को मानते हुए, मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि आप हमसे टैक्स वसूल करें जो कि दुनिया में हाईएस्ट हो और आप अपनी मराद के ऊपर टैक्स ना दें। किसी ने उस नंबर की बात नहीं की जो इस वक्त टैक्स एक्सपेंडिचर है, वो कहाँ पे है? 800 बिलियन की टैक्स एक्सेम्पशन इनकम टैक्स की, और वो सब ज़ाहिर है मरात याफ्ता तबकात को, और उनके टैक्स में अलाउंसेस माफ़, उनके जुडिशल अलाउंस माफ़, उनकी पेंशनें माफ़, उनका रहना सहना माफ़, उनका पेट्रोल माफ। तो ये एक्सपेंडिचर बहुत हाई है। एक तो उनको मेंटेन करने का इस एलीट को, जो हाईली एक्सपेक्टेड भी है
और बहुत ज़्यादा जो है वो पैरासाइटिक भी हैं। तो उसको दिखाने की बजाय कि ये एक लेटेस्ट माइंड सेट के जो बजट्स हमेशा ऐसे बनते हैं पाकिस्तान में, मगर फिर जुल्म ये है कि उसको अवाम दोस्त पेश करना, किसानों की जो हालत है, जो मजदूरों की हालत है, जो मिडिल क्लास की हालत है, और 3 लाख सैलरी लेने वाला आदमी भी 57,000 पर मंथ टैक्स दे रहा था इनकी मेहरबानी से। उसमें क्या वो बिजली का बिल देता, क्या बच्चों की फी देता? कोई इंडेक्सिंग है हमारी कि हम कह सकें कि ये एक मिनिमम वेज है जैसे यूरोप में होता है, और इसकी बुनियाद के ऊपर लोग जिंदा हैं, और उसकी हद तक फिर हम उसको टैक्स भी नहीं करते हैं। तो एक ख्याल होता है, आप 12 लाख का भी अगर टैक्स लगाना चाहते हैं, 6 से 12 लाख के दरमियान भी आप, तो आप सोचिए कि 1 लाख में क्या गुजारा होंगे ऐसा बंदा जिसके 2 बच्चे हों और उसके साथ उसके पेरेंट्स भी रहते हों, जो हमारे माशरे में आम होता है। एवरेज 5 मेंबर की फैमिली का अगर आप ले लें, तो इस पे बात ना वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम फरमाएंगे, ना IMF करेगा कि ऐसे मुल्क में जहाँ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, जहाँ चीज़ों की कीमतें वो हैं जो कि शायद स्विट्ज़रलैंड में भी ना हों, और वहाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपको टैक्स एग्जम्पशंस देंगे 5.8 ट्रिलियन की। फिस्कल स्पेस का रोना रोते रहते हैं, अगर वहाँ से आधा भी निकाल लिया जाता तो बहुत बेहतरीन हमारे हालात होते हैं। और लोन क्यों लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं कि ये अपने पर्पसेस, अपनी याशियाँ उसको मेंटेन कर सकें। वो कहाँ जाते हैं तरक्याती प्रोग्राम? वो तो रोल ओवर होते रहते हैं, उसमें अखराजात बढ़ते रहते हैं। नीलम जेलम से लेकर हमारे बादशाह तक एक ही स्टोरी है कि वेस्टेज ऑफ पब्लिक फंड्स, और जो नीचे वो इस्तेमाल करते हैं उसमें कुशनें होती हैं। तो ये तो ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियंस का इस फंड को लेके जो उधार के खर्चे पे हैं, अगर अपने राय से हों तो चले मुझे कोई इतराज़ ना हो। और गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई के ऊपर अय्याशी करना, फिर लोन लेकर उनके जो मार्कअप है वो भी हमसे अदा करवाना, हमसे ज़्यादा टैक्स लगा के, तो क्या स्टोरी है? ये स्टोरी तो वही है जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बनने के कुछ अरसे बाद ही शुरू हो गई थी और आज तक जारी है। बस अब ये है कि वो एक मीडिया के अंदर आकर उसकी एक रोजी पिक्चर पेंट करते हैं और उसकी सही हकीकत जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। अच्छा किया आपने ये प्रोग्राम किया। हालात बहुत ज़्यादा तब्दील डॉक्टर साहब नहीं होते हैं, लेकिन 2-4 चीज़ें गाहे बगाहे हुकूमत की तरफ से ही कही जाती हैं, और मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी, इस पर बात करेंगे कि IMF की एक तो जितनी इन्वॉल्वमेंट रही, फिर अब जो टैक्स रिफॉर्म्स जो नहीं हर बार हुकूमत अनाउंस करती है मुख्तलिफ स्कीम्स, लेकिन उस पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो पाता, अब कर पाएंगे या नहीं, इस पर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। महमूद साहब, आपसे हम ज़राअत के हवाले से अगर बात करें, बहुत सी बातें आपके ज़रिए भी हमने सुनी, इससे पहले भी जो एक ग्रीवेंसेस रहे, क्या वजह है कि प्रोडक्शन लेवल रिकॉर्ड कमी रही इसके अंदर पाकिस्तान में, जो कि हम अपने आप को एक ज़रूरी मुल्क कहते हैं। लेकिन आज जो हुकूमत की तरफ से इकदाम अनाउंस किए गए हैं, वो आप समझते हैं कि उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करते हैं, जिस तरह के खाद और ज़रूरी अद्वियात के ऊपर टैक्स नहीं होगा? एक और बात वज़ीर ख़ज़ाना ने कही, और वो ये थी कि कर्ज़ फराहमी किसानों को बग़ैर ज़मानत के आसानी से मिलेगी। इसको आगे मज़ीद डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं ये सहूलत उन इलाकों के लिए जहाँ फाइनेंसिंग की सहूलत नहीं। कोई रिलीफ है ये ज़राअत के शोबे के लिए? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात कि बजट के 2 हिस्से होते हैं ना, एक तो इकोनॉमिक एनालिसिस होता है लास्ट ईयर का, अगर आप वो देख लें तो इसकी डिटेल में जितनी भी बात करें, लेकिन इसको ऐसे समझ लें कि ज़राअत के फड़कचे उड़ गए। और ये जो साल था, ये पिछले 50 साल में इस तरह का साल नहीं था कि जिसमें आपकी 5 मेजर प्रोड्यूस जो हैं उनकी प्रोडक्शन में रिडक्शन आई। ये मैं सरकारी अहदाफ और जो उन्होंने खुद फिगर्स बताएं उनका बता रहा हूँ। जो बात नहीं कही गई वो ये कि ये जो 5 कमोडिटीज़ जिनकी प्रोडक्शन भी कम रही, बड़ी कॉटन जैसी में तो तकरीबन 15-16% पिछले साल से कमी रही, बल्कि और उसके बाद ये बात नहीं कही गई कि जो रेट्स मिले काश्तकारों को इन सारी प्रोडक्ट्स के, वो पिछले सालों से कम रहे। ये भी नहीं कहा गया कि पिछले 3 से 4 साल में 2 से 2.5% इनपुट कॉस्ट में जो है वो बढ़ोतरी आती जा रही है। उसमें एक मेजर इंक्रीज़ है इन लास्ट 2 to 3 years। तो उसका हुआ क्या और बना क्या? और आपने एक थर्डली एक पॉलिसी आगे चलाई जिसको आप ये कह रहे हैं कि ये डीरेगुलेशन की पॉलिसी। आप साथों साथ ये भी कह रहे हैं कि ये डीरेगुलेशन पॉलिसी इज़ बीइंग इन्फोर्स्ड फ्रॉम IMF। इसके मेरिट्स के ऊपर नहीं जाते, लेकिन इन सारी चीज़ों ने डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर ली। और वो डिस्ट्रप्शन क्या क्रिएट की है कि ग्रोवर्स को, और जो हमारी एग्रीकल्चरल इकॉनमी है उसको आप किसी भी हिसाब किताब से कैलकुलेट कर लें आज,
तो कोई 1.5 खरब रुपए ज़रूरी मईशत से बाहर गया है। अब आप कह रहे हैं कि उसकी एड्रेस करने के लिए ज़रूरी कर्जे की बात कर लेते हैं। अगर 62 अरब डॉलर की ज़रूरी मईशत है तो उसको जो टोटल कर्जा इस वक्त फराहम किया जाता है वो मुश्किल से कोई 700-800 मिलियन डॉलर्स है 62 अरब डॉलर की इकॉनमी को। तो वो तो उसका 50% भी नहीं है। अगर उसमें आप प्रोविंसेस के नंबर्स देखेंगे तो उसमें अलग आपको डिस्पैरिटी नज़र आएगी। तो आप अगर थोड़े से फार्मर्स के लिए कोई चीज़ कर लेते हैं तो अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट अ रिलीफ। अनफॉर्चुनेटली हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि हम डीरेगुलेशन करना चाहते हैं, ऑन द मेरिट्स मैंने कहा गुफ्तगू करेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं तो फिर ये तो आपको IMF ने नहीं कहा कि जब किसान बेचे तो उसकी मार्केट आप उनको कंजेस्ट कर दें, उनको एक्सपोर्ट करने की भी इजाज़त नहीं दें, और भाव पिछले सालों से 50% हो जाए तो भी आप कहें कि हमने डीरेगुलेट करते। तो डीरेगुलेट किया है तो फिर एक्सपोर्ट करने की भी इजाज़त दें। हालांकि जो एक्सपोर्ट वाली बाज़ारें हैं वहाँ पे हिंदुस्तान जैसे ममालिक से जगहें आती हैं, चीज़ें आती हैं जहाँ पे हमसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तकरीबन 50 से 60% कम है, तो वो कॉम्पीट भी कैसे करेंगे। लेकिन कम से कम बाज़ार तो होगी ना जहाँ पे कोई चीज़ जाके बेच तो सकेगा, उसको निकाल तो सकेगा ना। तो ज़राअत में जो भी आज अनाउंसमेंट की आपने जो बात कही, टैक्स नहीं लगा, मैं आपको बात करूँ कि फर्टिलाइज़र हो या अद्वियात हो उनके ऊपर ऑलरेडी सेल्स टैक्स लगा हुआ है। बात सिर्फ ये कही गई है कि उसके ऊपर एडिशनल टैक्स नहीं लगाया गया। तो ये भी मेहरबानी कि पिछले 2 साल से तो ज़राअत के ऊपर टैक्स बढ़ाया भी जा रहा है, सब चीज़ें की जा रही हैं। सो आई थिंक सिनेरियो ऑन द प्रोडक्टिव सेक्टर्स, ये जो अलमिया है ये अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट विद ओनली एग्रीकल्चर, लेकिन जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं प्रोडक्टिव सेक्टर्स उनके ऊपर बोझ बढ़ाया जा रहा है। सैलरीड क्लास की तो बात हो गई और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको जो रिलीफ दिया गया दैट्स जस्ट लाइक ए लॉलीपॉप, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा क्रश किया जा रहा है। सो द डायरेक्शन जिस तरफ हम जा रहे हैं वो डायरेक्शन हमारी दुरुस्त नहीं है। जो डिसरप्शंस हम IMF के नाम के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हम कोई अच्छी बात और आगे पॉलिसी नहीं दे सके हैं इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। जी सर, ये जो आखिर में आपने बात की, मैं डॉक्टर इकराम साहब, IMF ये तो हम जानते हैं आखिरी दिनों तक ये बजट बनने के मरहले में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड रहा। ये बात बारहा मीडिया के अंदर रिपोर्ट होती रही कि बहुत सारी इस बार चीज़ों पे डिक्टेट किया जा रहा है। माजी के मुकाबले में भी बहुत बढ़ चढ़कर IMF चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए है। सो आपकी नज़र में इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए इस बजट को देखते हुए। साथ ही टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए हुकूमत ने पिछली बार भी बड़ी कोशिशें की, ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई, बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इस बार भी जो बात की जा रही है वो कैशलेस जो इकॉनमी है उसको प्रमोट करने के हवाले से बात की जा रही है। जैसा कि नॉन फाइलर्स अगर रकम निकलवाएंगे तो उसके ऊपर उन पे 1% टैक्स उनको देना पड़ेगा जो 0.6% था पहले। आपकी नज़र में ये फ़ायदा देगा हुकूमत को टैक्स का दायरा कार बढ़ाने में? ये समत आपको दुरुस्त नज़र आती है? कहीं कहीं देखिए नंबर को बढ़ाने से, जो टैक्स रेट से वो ज़्यादा कलेक्शन आ जाती है। मकसद ये नहीं है कि उनको टैक्स रेट में लाया जाए। आप इनकरेज कर रहे हैं कि आप 0.6 के बजाय 1% कर लें, तो वो जो बिजनेस करने वाला होता है तो पास ऑन नहीं करता ऐसी चीज़ों को। आपने बिजली पे लगा दिया, आपने जगह जगह चीज़ों पे ट्रेडर्स पे भी टैक्स लगा दिए, मगर वो टैक्स आप इसलिए लगा रहे हैं कि आप इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि हम उनकी रियल इनकम के हिसाब से इनसे रिटर्न नहीं ले सकते हैं। तो फिर हमें इस तरह की चीज़ें करनी पड़ रही हैं कि हमने विद होल्डिंग्स इतनी बढ़ा ली हैं कि उसको हम रेट थोड़ा सा बढ़ा के, अब जैसे इंटरेस्ट लोगों को बहुत सी उसमें बेवाएँ भी होंगी, बहुत से मस्कीन लोग भी होंगे कि कोई थोड़ी सी बचत है वो रख दी है, वहाँ से थोड़ा बहुत टैक्स आता है तो गुजारा, वो इनकम आती है तो गुजारा हो जाता है। उस पर उन्होंने कहा नहीं, आपको 15 नहीं 20% फ्लैट, यानी 100 रुपये भी कमाएं तो उस पर भी 20 रुपये दे दे। तो पैरिटी क्या, फिर 6 लाख की अगर कोई थ्रेश होल्ड है तो कोई, और ये कहा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स में होंगे उन पर नहीं कोई टैक्स लगाएंगे, वहाँ ज़ीरो रहेगा। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट को लैंडिंग करना चाहें और वहाँ आपको कोई टैक्स नहीं है, तो डिस्टॉर्शन करने का क्या मकसद है आपका ज़िंदगी में? ये सिर्फ और सिर्फ वो उन्होंने एक टेम्पलेट डाला होता है कि ये हमारे ऑलरेडी विद होल्डिंग्स हैं, इसके अंदर हम ये इजाफा करेंगे तो इतनी हमें इजाफी इनकम आ जाएगी। जो डायरेक्शन की बात हो रही थी, देखिए एक हर चीज़ में एक आपका डायरेक्शन का होना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप सारी उम्र एक एंटी
जो है वो समझिए कि पुअर और प्रो रिच पॉलिसीज रखेंगे और टैक्स का असल इंसिडेंस किस पे है, यानी 18% सेल टैक्स तो उन मुल्कों में है जहाँ पे वेलफेयर स्टेट्स हैं, तो यहाँ आपके और उनकी इनकम भी बहुत अच्छी है, जहाँ नहीं है इनकम सपोर्ट मिलती है और पेंशन भी यूनिवर्सल मिलती हैं और सोशल सिक्योरिटी के नेटवर्क भी बड़े बेहतरीन हैं और बेरोजगारी भी हो तो फिर ठीक है, गवर्नमेंट आपको रोजगार देगी या आपको इनकम सपोर्ट देगी। तो वो टैक्स का कुछ क्विड प्रो को यानी जिसको कहते हैं उसके बदले में यहाँ तो टैक्सेस लेकर हम उससे चाह रहे हैं कि FBR के लोगों को नई गाड़ियाँ लेके दी जाती, वो मनसूबा किसी वजह से कामयाब ना हो सका, मगर नीयत तो ये थी कि वो गाड़ियों पर बैठकर बाजारों में जाएंगे और एक तरफ डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो एक बाजार में दुकान पे गाड़ी लेकर जाकर उसका सर्वे करें। यानी कि आप इनकी पॉलिसीज के तजादात देखिए तो आपको पता चल जाएगा। IMF और उनका कहना है कि इन्वायरमेंट का बड़ा इशू है और इन्वायरमेंट का इशू बहुत ज्यादा है, तो फिर सोलर्स को फ्री करना चाहिए, चाहे लोकल हो या बाहर से हो। आप कहते हैं इस पे हम अब अगर मैं इसी तरफ आपको लेके आना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, ये बेरोजगारी जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं, बेरोजगारी की शरह भी हमने देखा कि बताई नहीं गई उस दिन, बेरोजगारी की शरह के हवाले से भी कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताए गए। साथ साथ मैं आप चाहूँगी इस पे भी आप बात कर लें कि जो टैक्स फॉर्म को मुख्तसर करने की बात की गई है, आप समझते हैं कि ये हेल्प आउट करेगा? ये टैक्स फॉर्म मुख्तसर कर भी दें, अगलों को ये नहीं पता है कि वो लोग जो ऑलरेडी सारे टैक्स दे रहे हैं विद होल्डिंग। अगर डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं जी देखिए, वो तो बड़ा आसान सा है। जी मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा था कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि सेल टैक्स सारे लोग अदा कर रहे हैं, बल्कि हर मोबाइल यूजर जो है वो एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स भी अदा कर रहा है। तो उसमें से एक टैक्स बेस निकालना कि भाई कौन से लोग हैं जो अमीर हैं उनसे ना दिया जाए जिनकी आमदनी टैक्सेबल नहीं है। अगर हम ये फर्क भी नहीं कर सकते और लिए चले जा रहे हैं सबसे टैक्स, तो क्या हमारी डायरेक्शन है? यानी कि फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि हम समझ रहे हैं कि एक ब्रेक की तरफ चले जाते हैं, वापस एक ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। जब वापस आएंगे तो डॉक्टर इकराम से भी हम बात करते हैं मजीद टैक्स के हवाले से, ज़राअत के हवाले से। बेसिकली जो एक डाउनफॉल की सूरत हाल रही उसकी वजह एग्जैक्ट वजूहात क्या थी, इसको हम महमूद साहब के साथ मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बाद खुश आमदीद। आज जो बजट हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया वो कितना उसमें हकीकत पसंदाना है, जो अहदाफ तय किए गए, और इसके साथ साथ आम आदमी तक रिलीफ किस हद तक ट्रांसलेट हो पाएगा, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब और महमूद नवाज शाह साहब मौजूद हैं। महमूद साहब, पहले आप इसके ऊपर अगर कॉमेंट कर दें, जो क्योंकि आपने बहुत बेहतर अंदाज में शुरू में ही ये बयान किया था कि ज़राअत के शोबे के साथ साथ पाकिस्तान में क्या हुआ। सो अगर बुनियादी वजूहात को भी आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर पेश कर दें कि इस डाउनफॉल की बुनियादी वजूहात आपकी नज़र के में क्या रही। हुकूमत ने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर बहुत सारे प्लान्स भी पेश किए लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। एक जो वजह हुकूमत बताती है, रियलिटी भी है हमारे खत्ते की, मौसमियाती तब्दीलियां और उसके असरात यकीनन पाकिस्तान के अंदर भी देखे गए हैं, वो कितना बड़ा फैक्टर रहा? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी हमारी प्रोडक्शन जो कम हुई है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द पॉलिसी, और वो जो मौसमी तब्दीलियों की वजह से हमारे पास गर्मी ज़्यादा रही और कॉटन के प्रोडक्शन के वक्त अगस्त और सितंबर में बारिशें जब ज़्यादा पड़ी और पेस्ट अटैक ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से ज़रूर हमारी प्रोडक्शन इम्पैक्टेड है। ये बात 101% दुरुस्त है। हम तो उन्हीं चीज़ों की बातें कर सकते हैं कि व्हाट करेक्टिव मेजर्स कुड बी टेकन। एक तो बात यह है कि पॉलिसी में जो डीरेगुलेशन की पॉलिसी थी उसने बहुत ज़्यादा आज भी हर्ट कर रही है। आप अगर गन्ने में भी देख लें तो जिस वक्त शुगर केन की मौसम चल रही थी तो कहा यह गया कि हम चीनी की कीमत 1 रुपया भी बढ़ना नहीं देंगे। इस डीरेगुलेशन चलें, आपने ये पॉलिसी की और वो मार्च और अप्रैल में आप देखें कि 20 रुपये कीमत चीनी की बढ़ गई जब गन्ने की कीमत कम हो गई। तो उसका इंक्रीज़ जो सिर्फ 20 रुपये का है दैट इज़ 65 बिलियन रुपीज़, और वो सिर्फ शुगर मिल्स को मिला। अगर आप वो पहले 3 से 4 महीने कर देते तो शायद वो थोड़ा सा ट्रिकल डाउन टू ग्रोवर्स भी हो जाता। इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप क्लाइमेट चेंज को भी काउंटर करना चाहते हैं जिसकी कोई एग्जैक्ट स्ट्रेटजी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकती, उसका वन ऑफ द वेज इज़ टू आप अपने फार्मर्स को इस तरह बिल्डअप करें कि वो उन मौसमी तब्दीलियों को
एटलीस्ट उनके रिस्क मिटिगेट कर सकें, वो भी इतना आसान नहीं। एक इज़ इन्वेस्टमेंट, कि अगर उनको लॉसेस आएँ तो वो लॉसेस उठा सकें और दोबारा इन्वेस्ट कर सकें, दैट्स वन। नंबर 2 इज़ इंश्योरेंस स्कीम्स। नंबर 3 इज़ कोई इंडोमेंट फंड हो जो कि उस वापस घूम फिर के उसका कोई इनफ्लो हो अगर कोई इकोनॉमी को उसमें नुकसान होता है। बेहतर इंफॉर्मेशन, बेहतर सीड्स का होना, बेहतर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। देखिए इन सारी 4-5 चीज़ों में हम काम नहीं कर रहे, लेकिन जो भी अब सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, पिछले साल कह रहे हैं कि माइनर क्रॉप्स में इंक्रीज आई है और ये बात दुरुस्त है। और अगर इंक्रीज आई है तो ये तो बात नहीं कही गई कि अगर प्याज, टमाटर, आलू हमारे पास मेजर वेजिटेबल जो प्रोड्यूस होते हैं, दूसरे माइनर हैं, तो उनकी सारों की जो प्राइसेस थी वो इतनी कम थी कि उधर भी ग्रोवर्स को फिर नुकसान आ गया। तो आपने उसकी एक्सपोर्ट की कोई स्ट्रेटजी बनाई, आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की कोशिश की। आज मौसमी तब्दीलियों के होते हुए भी आपके पास 13 मिलियन टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। आज भी उसमें से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस 30 से 35% होते हैं, उनका मौसमी तब्दीलियों से डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं है। अगर आप खजूर में फॉर एग्जांपल मौसमी तब्दीलियों के अगेंस्ट कुछ काम करना चाहते हैं तो क्या आपने उनको उधर प्रोसेसिंग यूनिट्स प्रोवाइड करके दिए, कोई फैसिलिटेट किए, बिजनेस इन्वायरमेंट बनाया कि क्विकली डिहाइड्रेशन और सारी चीज़ें हो सकी ताकि उसके लॉसेस को मिटिगेट किया जा सके। देखिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली जिस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है ये बहुत सतही, कॉस्मेटिक, एंड ऑफ द डे सिर्फ IMF से कर्जा ले लिया, जो उन्होंने कह दिया वो कर दिया, और फिर बुक्स को बैलेंस करके और आपने हदर बदर करके आपने एक बजट रख दी, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश। वेयर इज योर कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स? ना माने आप उनकी बात, कम से कम सुन तो लीजिए ना पाकिस्तान में लोग क्या कह रहे हैं। देयर वाज नो कंसल्टेटिव प्रोसेस ऑल्सो जो जनवरी, फरवरी, मार्च में करना। अगर दिक्कत है क्लाइमेट चेंज की, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो फिर किसने कहा कि आप 6 कैनाल बनाएं? कौन कह रहा है कि आप डैम्स बनाएं अगर आपके क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है? देखें ये बजाते खुद शो कर रहा है अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द ग्राउंड एंड what the way the decision makers are thinking। इसी वजह से एक मिसडायरेक्शनल सी बजट भी होती है और फिर साल की एंड में हम वही रोना रो रहे होते हैं। डॉक्टर साहब अब जो बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, आपको मैं सही से सुन नहीं पाई थी इस पे, जो बात वज़ीर ख़जाना की तरफ से माजी में भी की गई लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं हो सका था, और वो थी कि टैक्स का जो फॉर्म है उसको आसान कर दिया जाए, लोगों के लिए टैक्स फाइल करना आसान हो। ताजिर दोस्त स्कीम जब मुतारिफ करवाई गई थी उस वक्त जब हमने प्रोग्राम्स किए तो ताजिरों का एक मुतालबा ये भी था कि इस किस्म की स्कीम से भी ज़्यादा बेहतर होगा कि हमारे लिए पहले टैक्स फाइल करने के तरीक़ाकार को आसान बनाया जाए किसी भी आम शहरी के लिए। ये आप समझते हैं कि मदद देगा हुकूमत को? देखिए सिंप्लीफिकेशन तो ज़रूर होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है कि 1 पेजर रिटर्न्स हैं, अब चाहे आप अमेरिका में हों, चाहे कनाडा में हों, यूरोप में हों, और बहुत सी अपने एशियन ममालिक में रिटर्न बनकर आती है। उनको आपके इन्फ्लुएंस पता है, आउटफ्लोज पता है, उसमें आप तरमीम करना चाहें करते हैं। तो डिजिटलाइजेशन के जिस लेवल पर आज मलेशिया है, जहाँ पे इंडोनेशिया है, मैं तो अभी उसकी एग्जांपल नहीं देना चाह रहा, सिंगापुर, जापान की, चलिए इंडोनेशिया और मलेशिया से तो हम कंपैरिजन कर ही सकते हैं अपना। और ये पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, तो हमारी इकॉनमी क्या 5वीं बड़ी इकॉनमी, लेकिन टैक्सेस पे हमने इतना जोर दिया और इतने फजूल टैक्सेस लगाए, ना कंजम्पशन टैक्स छोड़ा, ना एक्सपेंडिचर टैक्स छोड़ा, ना इनकम टैक्स छोड़ा, ना वेल्थ। एक ही टैक्स के अंदर ऐसे ऐसे विद होल्डिंग हमने लगाए जिनका इनकम से ताल्लुक ही नहीं। तो ग्रोथ कहाँ से होती? अगर ग्रोथ पे तवज्जो दी गई होती, लोगों की मेहनत का सिला मिलता, हम एक बहुत वसी इकॉनमी, बड़ा केक का साइज करते, तो टैक्स वैसे ही ज़्यादा हो जाता। भाई टैक्सेस जो हैं वो ग्रोथ का प्रोडक्ट होते हैं, ना कि ज़्यादा टैक्स लगा के ग्रोथ हासिल होती है। पूरी दुनिया में लोगों को इस बात के बारे में पता है, इसके लिए बड़ा मईशतदान होना, टैक्स एक्सपर्ट होना भी ज़रूरी नहीं है। मगर हम चाहते हैं कि हम उल्टे तरीके से काम करेंगे कि हम इतना टैक्स लगाएंगे कि आप सोचे भी ना कि ग्रोथ हो सके। अब गुर्बत बढ़ रही है भाई, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? अगर आप पे टैक्सेस ठीक हैं, आपने कौन सा वेलफेयर का मॉडल बनाया हुआ है कि अमीर लोगों से टैक्स लेकर गरीब लोगों की मदद फरमा रहे हैं? आप तो गरीबों से टैक्स लेकर अमीरों की याशियों का बंदोबस्त कर रहे हैं, अपनी एलिटिस्ट इकोनॉमी को आप कायम रखना चाहते हैं, अपनी मराद को। कौन सी आजकल दुनिया में ऐसी ब्यूरोक्रेसी आपने देखी है कि उनके एक GOR होते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा फाटक होता है, वहाँ आपकी तलाशी ली जाती है जाने से पहले, अंदर उनके 2-2 कनाल के नहीं, 6-6 कनाल के नहीं, 2-2 एकड़ के घर होते हैं। कौन फंड कर रहा है इस सारी चीजों को? आप करें मोनेटाइज इनको और इन्हें कहें भाई ये पकड़े 5 लाख आपकी सैलरी है, इस पर टैक्स है, जहाँ जाके रहना है
आप आम आवाम के साथ रहिए, जैसे वो सफर करते हैं आप कहिए नहीं हमें गाड़ियां चाहिए, हमें मुलाजम चाहिए, हमें वो कॉलोनियल हैंगओवर से हम निकले ही नहीं है। तो किस किस्म की आप पॉलिसीज का जिक्र करें? ये टैक्स में पहले ही अर्ज किया था, एक्सट्रैक्टिव भी हैं, एंटी पुअर भी हैं, प्रो रिच भी हैं और एंटी ग्रोथ भी हैं। तो सूबों के मसाइल भी हल नहीं होंगे। उन्होंने बड़ा आसान हल निकाला। अब मैं सबसे बड़ा जुल्म आपको बताते हुए इस बात को खत्म करूंगा कि देखिए उन्होंने कहा कि हम सेल टैक्स 0 कर देते हैं। उसका क्या नुकसान होगा कि सूबों को 57.5 उसका शेयर मिलना था, उसको उन्होंने 0 कर दिया एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से 18% के टैक्स। और क्या किया, उसके बदले आपसे पेट्रोलियम लेवल ये कि सीधा जेब में डाल दिया कि ये तो सारा वफाक का है। अब आप मुझे बताइए, इस तरह फेडरेशन चलती है? इस तरह ठीक जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब और महमूद नवाज। आप दोनों ने अहम हवालों से रोशनी डाली और बिलखुसूस ज़राअत के हवाले से एक डिसअपॉइंटमेंट का ज़राअत का जो शोबा है उसकी जो कारकर्दगी रही उसका इजहार महमूद साहब ने तफसीली तौर पे किया है। इस प्रोग्राम में दोनों मेहमानों की ये राय थी कि जो इक़दाम किए गए वो नाकाफ़ी होंगे, बुनियादी लेवल की ये इक़दाम थे। बिलखुसूस जो सैलरीड क्लास को टैक्स में छूट दी गई। आज FBR की ब्रीफिंग नहीं हुई, आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या तफसीलात बताई जाती हैं इन टैक्सेस की। आज इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।